प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कैसे लिखें कहानी। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, कैसे लिखें कहानी। अभी तक आप दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, कैसे बनती है कविता, और दूसरा पढ़ चुके हैं नाटक लिखने का व्याकरण, यानी नाटक कैसे लिखे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे लिखें कहानी, और एक सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। जैसे क्या होता है वर्तुल की, अगर कोई हमें कुछ बात बता रहा है ना, कोई घटना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कोविड-19 में तुम स्कूल क्यों नहीं आए, क्या किया, हिंदी का काम कैसा हुआ, तो तुम क्या कहोगे? कुछ बात कहोगे ना मुझसे, और हो सकता है वो बात लंबी समझाओ तुम, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, वैसा हुआ। फिर कई बार ऐसा होता है कोई ऐसे बात हमें समझा रहा होता है लंबी है, आपस में भी जब तुम एक दूसरे को समझा रहे होते हो तो तुम क्या कहते हो? कहानी मत सुना यार। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, और टीचर भी आपसे कई बार ऐसे बोल देते हैं। कोई आप कभी एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं ना, आज मैं इस कारण से नहीं आया या इसलिए नहीं आया, ऐसा हो गया, लंबा चौड़ा, किसी का तो बहुत लंबी घटना होती है, ठीक है, और अलग अलग बहाने, क्योंकि रोज़ एक बहाना चल नहीं सकता। घर पे भी चलते हैं कई बार, आप अपने मम्मी पापा से कुछ बात बता रहे हैं लंबी, और कुछ आपने किसी चीज़ के लिए इजाज़त लेनी है ना उनसे, तो पहले क्या होगा, एक पूरा आप सेटअप बनाओगे, उसका प्रस्तावना रखोगे उसकी पूरी, ठीक है, भूमिका। और कभी कभी अगर वो 10 दिन बाद बात होनी होगी, कहीं जाना होगा आपने, किसी वो वाली पार्टी कौन सी होती है आपकी, जो फेयरवेल वाली टाइप में, इसमें जाना होगा, उसके लिए 8-10 दिन पहले से भूमिका बननी शुरू होगी, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और दोस्त भी पूछेंगे कहाँ तक पहुँचे, ठीक है, उसके बाद फिर तुम बताओगे। और कई बार, क्योंकि सभी लोग वहीं से होके गुजरे होते हैं, तो कई बार वो लोग कहते हैं इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, कहानी मत सुना, सीधे पॉइंट पे आ, सीधे मेन मुद्दे पे आओ। ये कोई भी आपस में भी बोलता है, टीचर भी बोल सकते हैं, घर वाले भी बोल सकते हैं, कहानी मत सुनाओ। इसका मतलब क्या है कि जो हम ये पढ़ रहे हैं कैसे लिखे कहानी, ये पढ़ने की जरूरत क्या है? कहानी तो आप सभी जान रहे हो क्या है, कहानी तो आप सभी बना रहे हो, बचपन से बना रहे हो। जब आप छोटी छोटी क्लास से थे, मैम ऐसा हो गया था ना, वैसा हो गया था ना, ऐसे करके बच्चा वहाँ पे खड़े होकर कोई ना कोई कहानी तो बना रहा होता कई बार, है ना, आपस में घर पे भी कहानी बना रहा होता है। तो कहानी बनाने की जो कला होती है ना हमारे उसमें, वो जन्मजात होती है हमारे अंदर। कहानी बनाने की, जिसको भी मस्तिष्क मिला है, जिसको भी दिमाग मिला है ना, उसके अंदर कहानी बनाने की कला स्वतः ही आ गई। कहानी बनाने की कला है हमारे अंदर, ये क्लियर है ना। तो कहानी यानी कोई भी बात को जब घुमा फिराकर जब हम कह रहे हैं, वो एक तरह की कहानी है। बस ये है कि जब लोग उसमें थोड़े भाव उसमें डाल देंगे, उसमें कल्पना डाल देंगे, उसमें कहानी के तत्व थोड़े आ जाएंगे उसमें, तो एक प्रॉपर कहानी बनेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ये आता है कि कहानी कैसे बनती है, या फिर कहानी के लिए कौन से आवश्यक तत्व है, ऐसा आएगा। तो अगर आप समझ जाएंगे अभी कहानी के तत्व क्या होते हैं, तो कुछ कुछ फिर आप, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा ठीक से वो चैप्टर कविता के तत्व और नाटक के तत्व, तो वो भी आपको आ जाएंगे कि कविता लिखने के लिए कौन से तत्व जरूरी है और नाटक के लिए कौन से। तो कहानी के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है ना, वो क्या हो सकती है, कोई बताए मुझे? साक्षी, कहानी के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है जो शुरुआत में ही होनी चाहिए कहानी लिखने वाले के पास? नहीं हो तो टाइप करके कुछ और, ये चीज इसको बोलते हैं कथानक। जैसे इसका एक उदाहरण देखें, अगर किसी को मकान बनाना है ना, मकान का निर्माण करवाना है, तो जब वो सबसे पहले क्या चीज लेगा उसके लिए? वो जमीन, प्लॉट, जमीन सही है, ठीक है, प्लॉट तो लेगा सबसे पहले, वो उसी में मकान बनाएगा ना। हवाई के लिए नहीं बनाने उसने प्लॉट बनाना है, ठीक है, मकान बनाना है, प्लॉट लेना है, तो प्लॉट लेगा। इसको इंग्लिश में एक तरह से हम प्लॉट ही बोलते हैं। सबसे पहले कहानी का प्लॉट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्लॉट, ठीक है, कथानक होना चाहिए। सबसे पहले वो सोचेगा कि किस पर हम कहानी लिखने जा रहे हैं। सपोज अगर यहाँ पर आजकल जैसे सुशीला तिवारी अस्पताल है, वो कोविड सेंटर बना हुआ है, और एक व्यक्ति कोई ऐसा है जिसको कोविड नहीं है और दिखाने आना चाहता है वहाँ, अब तो खुल गया है, वो बीच में कोई दिखाने आना चाहता था, वो बाहर खड़ा है, सपोज वो बहुत दिनों से आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, तो उसको एक कोई कहानीकार है, कहानीकार टाइप का व्यक्ति है, उसके वो कहानियाँ लिखता रहता है, उसके दिमाग में वो देख रहा है उसको रोज, ठीक है। फिर उससे बात हुई उसकी, उसने पूछा भैया कब से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्या काम है, तो बताएगा ना उसे, मुझे बीमारी है, इतना परेशान हूँ, गरीब भी हूँ इसलिए, और प्राइवेट में दिखा नहीं सकता। तो अब क्या होगा, जो कहानीकार होगा, एक साधारण जो मनुष्य होगा, साधारण जो कहानीकार नहीं होगा, उसके मन में हो सकता है बातें आए वो, लेकिन लिख ना पाए, उस बात को ज़्यादा ना सोच पाए। जो कहानीकार है वो क्या सोचेगा कि अंदर का माहौल कैसा होगा, डॉक्टर कैसे बिजी होंगे, कहाँ पर क्या चल रहा होगा, अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी होंगी, क्यों इसको इलाज नहीं मिल पा रहा होगा, ये सब सोचेगा। तो मन में क्या मिल गया उसके? एक कहानी का कथानक मिल गया।
उसे एक प्लॉट मिल गया, उस आदमी को लेकर, अस्पताल को लेकर घर जाएगा, सोचेगा, उसमें थोड़ी सी क्या डालेगा, वो कल्पना का मिश्रण करेगा, थोड़ा सा सोचेगा ना अपनी चीज़ें अंदर, क्योंकि अस्पताल के अंदर जाके तो देख नहीं रहा, तो जैसे ही उसमें कल्पना का मिश्रण हो जाएगा, भावों का उसके विकास होगा, कहानी बनने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कथानक होना चाहिए, बेस इसका यही है। अगर सबसे पहला आपने कहानी के तत्व में कथानक नहीं कहा तो फिर कहानी आप सीधे फिर बिना जमीन खरीदे आप मतलब समझ लीजिए कि हवाई किले बना लेंगे, हवा में मकान। ठीक है ना, तो सबसे पहले कथानक, सबसे पहले आपने जमीन खरीदी, फिर आप मकान बनाएंगे। ठीक है, और कथानक जब आपने कर लिया सर्च, फिर कथानक आपको मिल गया एक अच्छा, फिर क्या करेंगे आप, फिर कौन सी चीज होनी चाहिए आपके पास, कथानक मिल गया कहानी के लिए, अब क्या होना चाहिए कहानी में, हाँ कैरेक्टर होने चाहिए, बिल्कुल क्या होने चाहिए, मतलब पात्र। वो कथानक तो उसने सोच लिया कि अस्पताल पे लिखूंगा कहानी या किस पर लिखूंगा, वो पात्र सोचेगा एक एक करके। उसने सोचा एक ये आदमी हो जाएगा पात्र, एक उसने सोचा अंदर डॉक्टर हो जाएगा, फिर डॉक्टर है तो नर्स भी कोई होगी, फिर वहाँ पर कोई वार्ड बॉय भी होगा, फिर उसने सोचा ये सब होंगे, तो हो सकता है कुछ अस्पताल में अंदर ऐसी चीज़ें होती है कि पुलिस को भी आना पड़ता हो, बार बार तोड़ फोड़ होती, तो पुलिस भी हो जाएगी पात्र। सोचेगा ना तरह तरह की चीज़ें, तो वो धीरे धीरे पात्रों को विकसित करेगा कि कितने पात्र रखने हैं, और बहुत ज़्यादा पात्र वो नहीं सोचेगा रखने की कहानी, क्योंकि 8-10 पन्ने में 12 पन्ने में खत्म हो जाएगी, वो कोई नॉवल नहीं है, उपन्यास नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा पात्रों को उसने रखना है, कुछ पात्रों को रखेगा, उतने में कहानी वो सोचेगा। ठीक है, तो पात्र होगा, और पात्र होंगे तो इसके साथ उनका क्या चीज़ भी होगी, अगर ये कैरेक्टर्स होंगे तो इसके साथ पात्रों का क्या होगा, किरदार, जिस किरदार में उतर रहे हैं वो, उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कैरेक्टर स्केच। ठीक है, हिंदी में उसे बोलेंगे चरित्र चित्रण, यानी पात्र होंगे तो उनके साथ उनका क्या भी होगा, साथ साथ में कहानी में चरित्र चित्रण होगा। ये 2 पॉइंट सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि पहला जो तत्व आवश्यक है वो कथानक है, और दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो पात्र और चरित्र चित्रण है। उनका चरित्र चित्रण भी करना जरूरी होगा, यानी उसमें नायक भी होगा। ये उस दिन मैंने नाटक में भी बात की थी, शुभम क्लास में उस दिन था, तो नाटक में भी बात की थी कि उसका चरित्र चित्रण के साथ साथ एक नायक की तरह का होगा कोई। ठीक है, हो सकता है वो आदमी नायक की तरह का हो जाए इसमें, और हो सकता है कोई डॉक्टर्स में से भी कोई नायक की तरह का निकल आए, और कोई उसमें खलनायक भी जरूर होगा, उसके बिना भी वो कहानी, अगर नायक खलनायक होगा अगर दोनों, तो कहानी आगे बढ़ेगी। कभी कभी नायक से भी बढ़ जाएगी कहानी, नाटकों में तो मैंने कहा था दोनों आवश्यक है, खलनायक को ज़्यादा महत्व भी देते हैं नाटकों में, तब वो नाटक देखने में लोग इंटरेस्ट जगाते हैं, रुचि आती है, रुचि दिखती है उनमें। लेकिन यहाँ पर कहानी में सबसे ज़रूरी है कि पात्र हों, कैसे भी पात्र हों, और उनका चरित्र चित्रण किया गया हो ठीक से। ठीक है, और तीसरा, कहानी में भी एक चीज़ होती है मुख्य, जो नाटकों में होती है, संवाद। बस ये है, नाटक तो जो होता है केवल संवाद पे ही बेस्ड रहता है, संवाद पर आधारित। नाटक में संवाद नहीं होंगे तो नाटक नहीं होगा, संवाद पे ही चलेगा, एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ। लेकिन कहानी में क्या होगा ना, संवाद बीच बीच में भी हो सकते हैं, कहानी चल रही है फिर संवाद, और कहानी के संवाद जो होंगे छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे, सारगर्भित होंगे, मतलब छोटे संवादों में जो बात कहनी है, बड़ी बात वो कह दी गई होगी, छोटे छोटे संवादों में आपस में कोई बोलेंगे, छोटे छोटे संवाद होंगे, उससे भी कहानी आगे बढ़ेगी। पूरी कहानी संवादों पर आधारित हो ऐसा नहीं होता, उसमें कहानी भी चलती रहेगी, बीच बीच में आपने देखा होगा संवाद भी कहीं कहीं पर, उसने कुछ कहा उसने कुछ कहा, छोटे छोटे संवाद होते हैं, वैसे कहानी चलती है। तो संवादों का होना ये तीसरा तत्व है, पहला कथानक, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, और तीसरा क्या है, संवाद। ये 3 तत्व सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, उसके बाद हम चौथे तत्व की ओर चलेंगे। जो चौथा तत्व इसका है वो है देश काल। इसको नोट करिएगा, ये आपको थोड़ा अलग लगेगा, देश काल और वातावरण। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं बताता हूं आपको, देश काल और वातावरण। देखिए, अगर देश काल और वातावरण, क्योंकि बाद में कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि कहानी को लोग नाटकों में परिवर्तित करते हैं, कहानी को नाटक में बदलते हैं, तो उस समय का हमें सीन दिखाना पड़ता है। मैंने बताया था आपको नाटक में कि नाटक वर्तमान में खेला जाता है, वर्तमान में घटित होता है, घटनाएं कब की होती हैं, पास्ट की, भूतकाल की, या फ्यूचर की, फ्यूचर में होने वाली घटनाएं। खेला कहाँ जाता है नाटक, वर्तमान में। तो हमेशा कहानी लिखने वाले को भी देशकाल और वातावरण का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कहानी बहुत तरह की होती है, कहानी जैसे मान लो वो कहानी ऐतिहासिक है, कहानी हास्य भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है, कभी कभी ऐतिहासिक और हास्य मिलाकर भी हो सकती है। कोई उदाहरण ऐसा,
8th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा, तो अकबरी लोटा। उसमें क्या करता है ना, वो लाला झाऊलाल होते हैं, बिलवासी मिश्र होते हैं, वो एक अंग्रेज को वो लोटा बेच देते हैं, अकबर का लोटा बताकर बेच देते हैं ना। वो कहते हैं 250 रुपये, वो कहते हैं ला मैं 500 देता हूँ, ये 250 देता हूँ, 500 देता हूँ, ऐसे बात चलती है। वो लोटा कौन से, पिचका सा पुराना लोटा होता है उनके घर में, ठीक है, लाला झाऊलाल के घर में, काशी में रहते हैं वो बेच देते हैं एक अंग्रेज को, बेचते हैं ना। और वो उदाहरण भी देते हैं, पिछली बार मेजर डगलस को एक अंडा बेच दिया था, ठीक है, वो जहांगीर का जहांगीरी अंडा बताकर, वो कबूतर का, जहांगीर के पास जो कबूतर था उसका अंडा बेच दिया था। तो ऐसे करके एक कहानी थी, वो ऐतिहासिक तथ्यों पर भी, मतलब ऐतिहासिक नाम आए थे उसमें, बस अकबर का नाम था, जहांगीर का नाम था, लेकिन साथ में वो हास्य कहानी थी, ठीक है। और कई बार पूरी की पूरी शुद्ध रूप से ऐतिहासिक कहानी होती है। आपने बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ पढ़ी होंगी या नॉवल पढ़े होंगे, उपन्यास, चाहे आपको ध्यान में कम आए, लेकिन फिल्में भी बनती हैं ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित, बहुत सारी है ना। एक रानी पद्मावती पर आई थी, बहुत सारे, मणिकर्णिका आई थी, बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि देशकाल और वातावरण में क्या चीज़ देखी जाती है, देशकाल। मतलब अगर आप ऐतिहासिक कहानियों की बात कर रहे हैं, मान लो बात कर रहे हैं आप पुरानी किसी ऐतिहासिक कहानी की, आप गांधी जी के समय की बात कर रहे हैं कोई कहानी की, आप स्वतंत्रता आंदोलन से पहले की कहानी की बात कर रहे हैं, प्रेमचंद का उपन्यास है ऐसे, रंगभूमि और ये, उनमें भी ऐसी कहानियाँ चलती हैं, ठीक है। कहानी का एक बड़ा ही रूप तो उपन्यास है, और छोटी छोटी कहानियों में कई बातें होती हैं। अब मान लो बात उस समय की चल रही है, लिखते लिखते कहानीकार ऐसा है कि नया है वो, उसको उसने देशकाल का ध्यान नहीं रखा, उसने कह दिया कि सब कुछ ऐसा चल रहा था, अचानक दरवाजे पर डोरबेल बजी, ठीक है, या फिर उसने अचानक कह दिया कि वहां पर किसी नई बात में कि उसने अपना जल्दी से मोबाइल उठाया और उसका नंबर मिलाने लगा, कोई पुरानी कहानी चल रही है और उसको पता ही नहीं देशकाल का, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगी ना, पढ़ने वाला फिर पढ़ेगा ही नहीं, सोचेगा ये भी कोई कहानीकार है, तो इसको तो ये कहानी लिखनी आती नहीं है, ठीक है। वातावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। वातावरण कैसे, प्रेमचंद की एक कहानी का उदाहरण देता हूँ। प्रेमचंद की कहानी है, कैसे उसको देखो, कथानक में उसको बांटा है और समेटा है। कफन कहानी है प्रेमचंद की, किसी ने पढ़ी कफन? वैसे एक चैप्टर था 9th में, प्रेमचंद के फटे जूते, उसमें कफन कहानी का नाम आया था, थोड़ा सा एक लाइन आई थी उसके बारे में, कफन कहानी के बारे में। लेकिन कहानी अगर कफन पढ़ी हो आपने, मानसरोवर उनका जो संग्रह है कहानियों का, उसमें एक कहानी है कफन। तो कफन में क्या कहानी है, दो किसान हैं, बहुत गरीब हैं और बहुत आलसी है, मेहनती किसान नहीं है। किसान शब्द से हमारे दिमाग में मेहनती आता है, वो मेहनती नहीं है। घीसू और माधव नाम है उनके, घीसू और माधव, ठीक है। और ये किसान हैं, आलसी हैं, और क्या है, कैसे हैं, बहुत गरीब भी है, आलसी तो है, गरीब है साथ में। तो क्या होता है कि ये एक बार अपनी झोपड़ी के बाहर से बैठकर आलू भून रहे होते हैं खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, आलू भून रहे होते हैं आग में, और सोचते हैं इसी से खा के पेट भरेंगे। और अंदर झोपड़ी में उसकी पत्नी जो होती है, जो घीसू होता है, उसका बच्चा होने वाला है, तो उसकी पत्नी वहाँ पे प्रसव पीड़ा से करहा रही है, और कुछ देर में उसको पता लगता है वो मर गई, कुछ देर में उसको पता लगता है मर गई। अब गांव वालों से मदद मांगने जाता है ना वो, और मदद मांगने जाता है तो उसके बाद गांव वाले दया करके उसको बहुत सारे पैसे वैसे दे देते हैं, ठीक है, दया करके, किसी भी से दया करके देते हैं लोग, बाबा का ढाबा, तो उस तरह से, ठीक है। ये आपने आजकल करंट उसके पास भी खूब इकट्ठे हो गए, सुना ना? हाँ, तो यहाँ पर भी देखो क्या होता है इस कहानी में। ये प्रेमचंद की युग की कहानी है, वो आज की युग की कहानी है वो भी। अब कोई कहानीकार उसको हो सकता है कल को फिल्म भी बना दे, हो सकता है कुछ उस पर कोई छोटा नाटक ही बन जाए, कोई लघु फिल्म बन जाए। तो अब उस समय क्या था ना कि वो मदद मांगने जाता है और दया करके लोग उसको मदद दे भी देते हैं, उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कफन खरीदने के लिए, क्योंकि उसके पास कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद जब वो पैसे लेके चल पड़ते हैं, जब उनके पास हो जाते हैं कफन खरीदने लायक पैसे, एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं थोड़े, वो सीधे चले जाते हैं एक मदिरालय में, मतलब शराब पीने चले जाते हैं, ठेके पे चले जाते हैं सीधे शराब, और वहाँ पे उस सारे पैसे की क्या कर जाते हैं, जो कफन के लिए पैसे मिले थे, शराब पी के वहीं पर गाना गाते हुए लुढ़क जाते हैं, और यहीं पर खत्म हो जाती कहानी। देखो कितना, मतलब समाज का एक चेहरा दिखाया गया, इतना खतरनाक चेहरा, शराब को लेकर एक बड़ा खतरनाक चेहरा उन्होंने कहानी में दिखा दिया। और प्रेमचंद की सब कहानियों में कोई ना कोई उद्देश्य होता था, कोई ना कोई उद्देश्य। इसमें भी यहाँ पे था कि
नशे से दूर रहना चाहिए, तो मेहनती भी होते थोड़ा, ठीक है, इसको दिखाया गया। कई कहानियों में प्रेमचंद की अंधविश्वास का कैसे खात्मा करना चाहिए वो दिखाया जाता है, अंधविश्वास को दूर करें ये दिखाया जाता है। कई जगह दहेज प्रथा पर आधारित हैं, बाल विवाह पर आधारित है उनकी कहानियाँ। अनमेल विवाह पर उनका उपन्यास है निर्मला। अनमेल विवाह मतलब जिसमें जो निर्मला है उसकी आयु करीब करीब 15-16 वर्ष की है, जो उसकी मेन नायिका है, और जो उसका पति जिससे उसका विवाह हुआ है तोताराम उसका नाम है, उसमें उसकी 52 वर्ष उसमें आयु है, ठीक है। तो ये अनमेल विवाह दिखाया गया, अनमेल विवाह भी उसमें दिखाया गया। तो ये बहुत सारे मुद्दे जो उस समय समाज के होते थे ना, वो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दिखाए। तो कहानी का एक मुख्य तत्व जो है, चौथे तत्व के बारे में मैंने आपको बताया, जो ये क्या है, देश काल और वातावरण, यानी वही देश काल दिखाना चाहिए कहानी में जो काल मतलब समय, उसी समय का देश का समय दिखाना चाहिए जो समय चल रहा है। ऐतिहासिक कहानी है तो वही पुराना ऐतिहासिक समय, आंदोलन का समय तो वो समय जो भी दिखा रहे हो आप कहानी में, और वातावरण भी उसी समय का दिखाना चाहिए। घीसू और अगर माधव की कहानी का सपोज बात कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं प्रेमचंद ने, उसको उसी समय का पूरा वातावरण दिखाएंगे ना, पूरा गांव का वैसे ही वातावरण दिखाएंगे, कैसे लोग हैं गांव में, जमींदार दिखाएंगे, महाजन के बारे में लिखेंगे, ये सब लिखेंगे उसमें। अगर उसमें कुछ हाईटेक चीज़ें डाल देंगे या लिख देंगे वहाँ पर, फिर वो कहानी फिर खराब हो जाएगी। जो भी वातावरण है, जिस तरह की कहानी है, विज्ञान वाली कहानी है तो उसमें विज्ञान वाली चीज़ें दिखानी पड़ेगी, विज्ञान की भी कहानियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो देशकाल और वातावरण ये नाम याद रहना चाहिए, चौथा तत्व, ठीक है। पांचवा जो मुख्य तत्व है यह है उद्देश्य, जिसकी बात मैंने अभी अभी की। और उद्देश्य ना बहुत पहले से कहानियों में होता आया है। आपने पंचतंत्र की कहानी का नाम सुना है? पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा, ठीक है। और इस तरह की कहानियों पर आधारित जो किताबें हैं बच्चों की ना, अगर आपने चंपक पढ़ी हो कभी बचपन में, चंपक एक मैगजीन आती है जो पाक्षिक है, वो 15 दिन में एक बार निकल जाती है। उसके अलावा उसमें चंपक में आप देखना सारी जानवरों की कहानियां होंगी, जानवरों पे आधारित कहानियां होंगी, नाम होंगे बस उनके, भोला भालू, ठीक है, पिंटू खरगोश, चिंटू तोता, इस तरह के नाम होते हैं, है ना। तो इसमें जो चंपक में आपने कहानियां पढ़ी हो अगर कभी, ठीक है, उसमें इस तरह की कहानियां होती थी। यानी कहानी कहानी में बच्चों को क्या देने की कोशिश की जाती थी, कोई ना कोई मैसेज, संदेश। आप जब बचपन में जब भी आपसे कहानी सुनाने को कहा जाता होगा, आपसे कहा जाता होगा अंत में उसकी क्या बताओ, शिक्षा, तो बच्चा फिर बता देता था। एक मुर्गी थी ना, वो क्या देती थी, सोने का अंडा, ये वाली कहानी ज्यादा फेमस थी ना। लास्ट में वो कहता था इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है, ये बच्चे बचपन से ही कहते हैं कि संदेश जरूर देना चाहिए कहानी में। और सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम किसका आया है इसमें, पंचतंत्र की कहानियाँ। इसमें क्या हुआ था ना, एक राजा थे पुराने जमाने में, जब उनके बेटे राजकाज में कुशल नहीं थे, ठीक है, और राजा जब बूढ़े हो गए तो उनको समझ में नहीं आया कि कैसे इन्हें शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने अपने वहाँ के सबसे बड़े जो विद्वान थे विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा, उनको बुलाया, उनसे कहा हमारे बच्चों को किसी तरह ये तरीका बताओ कि मेरे मरने से पहले इनको ये शिक्षा मिल जाए हर चीज़ की, राजकाज कैसे करते हैं। तो राजधर्म निभाने की, एक राजा को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, ये इसके लिए उन्होंने राजा के बच्चों के लिए ये पूरी कहानियाँ लिखी, पंचतंत्र की कहानियाँ। और बाद में वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई, सभी भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। वो भी जानवरों पे बेस्ड है कि जानवरों में जो राजा होता है शेर, किस तरह से वो जंगल में शासन करता है, किस तरह से वहाँ पे जानवर रहते हैं, किन कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है। उसमें एक सारस और लोमड़ी वाली कहानी, वो अपने घर बुलाता है, फिर वो अपने घर लोमड़ी उसकी चौंच होती है, हाँ, किसमें उसको खाना देते हैं, ये वाली। शेर और बहुत कहानी आपने सब सुनी होगी, शेर और चूहे वाली कहानी। वो जाल में फंस जाता है, उसके बाद वो कहता है, पहले वो उसको परेशान करता है, वो कहता है मुझे छोड़ दीजिए, कभी ना कभी आपके काम आऊँगा, और बाद में फिर वो जाल में फंस जाता है, उसका जाल काट देता है। ये सारी कहानियाँ जो भी आपने इस तरह की जानवरों से रिलेटेड सुनी है, चाहे आपने दादा दादी से, घर में नाना नानी या किसी बड़े से, या फिर स्कूल में शिक्षकों से 5वीं तक कम से कम, तो ये सब कौन सी कहानियाँ थी, पंचतंत्र की कहानी। और कहीं ना कहीं हमें क्या देती हैं, वो संदेश देती हैं। तो कहानियों का उद्देश्य होता है, ये बहुत पहले निर्धारित हो गया, सबसे जब से कहानियाँ चली आई। और अभी भी जो कहानियाँ होती है ना, उद्देश्य परक होती हैं, उद्देश्य परक कहते हैं उनको, उद्देश्य वाली होती है, उनमें उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। कहानी का उद्देश्य कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए।
तो ये आप लिखेंगे इसमें उद्देश्य। तो अभी एक बार फिर से बता रहा हूं, ये 5 चीजें तो बिल्कुल आपने अच्छे से याद समझ लेनी है। कैसे लिखें कहानी के लिए, ये कहानी के अंदर ये 5 तत्व होने बहुत जरूरी हैं। कथानक यानी प्लॉट, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, ठीक है, उसके अलावा देश काल और वातावरण, और 5वां क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, जरा लिख लीजिए इसे। कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। हिस्सा है, ठीक है। और एक लाइन लिख दीजिए, कहानी लिखने की कला सीखने का, कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा, कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता यह है। ये लाइन आप इस प्रश्न के उत्तर में जब भी आए कैसे लिखे कहानी, ये जरूर लिखिएगा, ये लाइन जो लिखा रहा हूं। सबसे अच्छा और सीधा रास्ता यह है कि अच्छी कहानियां पढ़ी जाएं। पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना किस तरह की कहानी किस काल में लिखी जा रही है, आजकल किस तरह की कहानी लिखी जा रही है। अच्छी कहानियां पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए, और उनका विश्लेषण किया जाए, विश्लेषण बहुत जरूरी है। और उनका विश्लेषण किया जाए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छी कहानियां ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और उनका विश्लेषण कीजिए। लेकिन एक चीज और बची है, उसको देखेंगे। ये तो कहानी के बारे में था, अब क्या चीज है, जब हम कथानक की बात कर रहे हैं ना, प्लॉट की बात कर रहे हैं, उसमें 3 भागों में होता है कथानक। कथानक को थोड़ा सा देख लिया, 3 भागों में होता है। एक बहुत सरल है, एक होती है शुरुआत, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रारंभ। हर प्लॉट का जो कथानक होगा ना, कहानी, वो धीरे धीरे शुरुआत होगी। आप कभी कोई फिल्म भी देखना ना, जो अच्छी कहानियों पर आधारित फिल्में होती हैं, उनमें देखना शुरू के 10-15 मिनट में बात समझ में नहीं आती। शुरू के 10-15 मिनट में बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं, साउथ इंडियन फिल्म को छोड़ के, उनमें तो एक रूटीन पे होती है, पता होता है कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब फिर वो कोई बड़ा खतरनाक उसमें सस्पेंस निकल कर आएगा बाद में, और ऐसा होगा, फिर वो आपको होता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं, हिंदी में भी कुछ है, बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में, आपको पता ही है कि ये है तो ये तो अभी थोड़ी देर में मारधाड़ शुरू करेगा, धुलाई शुरू होगी लोगों की, और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी फिल्म, कोई ज़्यादा वो नहीं होती। लेकिन बहुत सारी फिल्में आजकल खासकर ऐसी फिल्में आ रही है, उसमें क्या होगा ये शुरू के 10 मिनट में नहीं पता लगता। जैसे न्यूटन का उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, न्यूटन में चुनाव पर आधारित है वो, उसमें पता नहीं लगता कि किस और फिल्म में जाने वाली है शुरू के 10 मिनट में। पूरी सीरीज देख के भी समझ जाता। हाँ, बहुत सारी। और अभी एक बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें आप देखना शुरू के 10-15 मिनट 20 मिनट बाद, एक फिल्म आई थी अंधाधुन, अंधाधुन आई थी वो, जिसमें अंधा होता है लेकिन अंधा होता नहीं वास्तव में। शुरू के 10 मिनट में नहीं पता लग पाता, 10-15 मिनट में वो कहानी प्रारंभ होती है, कहानी प्रारंभ होती है, धीरे धीरे किस ओर जाएगी वो पता लगता है। और कभी कभी शुरू के 10 मिनट में लगता है, ये भी कोई फिल्म है बड़ी बेकार से लगती है। एक बार एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, रंग दे बसंती शुरू में उतनी नहीं चली, बाद में लोगों को समझ में आने लगी ना किस तरह की थी, आमिर खान की, तो बहुत हिट हुई बाद में, बहुत लोगों ने देखा। शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया कहना क्या जा रहा है, एक और ये भगत सिंह और इनको दिखा रहे हैं, एक और अचानक फिर इनको दिखाते हैं, तो लेकिन जब लोगों को समझ में आया कहना क्या चाह रहे थे, वो अंत में समझ में आया, कहानी के अंतिम भाग में, तो फिर लोगों को बहुत अच्छी लगी, उसका उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। कभी कभी ऐसे भी होता है। और भी आपने ख्याल किया होगा कुछ फिल्में लंच बॉक्स टाइप की, उसमें बहुत देर तक समझ में आया कि चल क्या रहा, हो क्या रहा है, उसका धीरे धीरे अच्छा ये तो ये था, ऐसी स्टोरी थी, फिर वो स्टोरी अलग तरह की होती है ना। तो कहानी में क्या होता है, प्रारंभ होता है, कहानी शुरू होती है धीरे धीरे, प्रारंभ का हिस्सा लिखा जाता है, और फिर मध्य होता है। मध्य में कहानी में, हाँ अभिषेक, मध्य में कहानी में क्या होता है ना, मध्य में कहानी में क्या होता है कि द्वंद्व होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है कहानी लिखने का, द्वंद्व यानी संघर्ष की बातें होती हैं कहानी के मध्य में। प्रारंभ में तो कहानी सिंपल सी लगेगी, कहानी शुरू होगी धीरे धीरे, फिर कहानी के मध्य में क्या होता है, द्वंद्व होता है, ठीक है।
और अंत में फिर अंत ही है। अंत में कहानी क्या होती है, अंत की ओर जाती है। और ये अंत जो होता है ना, उसको कहते हैं चरम उत्कर्ष। कहानी में इसका होना बहुत जरूरी है, इस तत्व का। इसको अलग से नोट करेंगे, 6 नंबर पे आप नोट कर सकते हैं। ये उसी के अंदर आता है एक तरह से, जब हम कथानक की बात कर रहे हैं। कहानी में किसका होना बहुत जरूरी है, चरम उत्कर्ष नाम है इसका। चरम उत्कर्ष यानी जिसके आगे फिर कोई चीज नहीं होती, चरम, उससे ज्यादा फिर कुछ नहीं होगा। कहानी में जिसको भी मरना है, जो भी होना है हो गया, उससे ज्यादा फिर कुछ नहीं होगा। चरम उत्कर्ष है उसमें। पढ़ने वाले की उत्सुकता बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है, एंड पे पहुंच जाती है बिल्कुल, ठीक है, उसकी उत्सुकता। तो क्या है, कथानक के 3 मुख्य भाग है, प्रारंभ, मध्य, अंत। प्रारंभ में कहानी शुरू हो रही होगी, धीरे धीरे कहानी शुरू होगी, धीरे धीरे पात्रों के बारे में आप जानने लगेंगे, कहानी किस ओर जाने वाली है जानने लगेंगे। मध्य में द्वंद्व होने लगेगा, द्वंद्व यानी संघर्ष होने लगेगा पात्रों के बीच में। जो नायक है वो निकलकर सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा आपको ये नायक है। जो खलनायक है भी पता लग जाएगा आपको। जो उसमें केवल कॉमेडी का काम कर रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे पता लग जाएंगी। कहाँ, मध्य में कहानी आपको चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। वहां पर द्वंद्व होगा, वहां पर संघर्ष होगा, ठीक है। और जब फिर कहानी अंत की ओर जाएगी तो कहां पर अंत, मतलब जब आने लगेगा तब क्या होगा, चरम उत्कर्ष होगा। कहानी में एक बिंदु ऐसा जरूर आएगा, चरम उत्कर्ष। और चरम उत्कर्ष के बाद फिर धीरे धीरे कहानी वहां पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पूरी उत्सुकता जब ओपन हो जाएगी, कहानी उसके बाद समाप्त हो जाएगी। इसीलिए फिल्मों में अगर बीच में ही किसी फिल्म में सस्पेंस वाली फिल्म है और खुलासा कर दें बीच में ही, तो फिर बाद में दर्शक क्यों बैठेंगे, उनको पहले ही पता लग गया ऐसा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे दृश्यम में क्या होता है, दर्शकों को पता भी हो गया है, पता भी हो गया कि हाँ यही तो सामने तो दिखाया कि इन्होंने ही मारा और उन्होंने ही उस लड़के को किया। लेकिन ये खास बात है कहानीकार की, उसमें जिसने कहानी उसके लिए लिखी। और फिर उससे भी खास बात उस निर्देशक की, क्या खास बात, कि पता होने के बाद आखिर उसने किया कैसे, पूरा सिस्टम कैसे किया, और लास्ट में वहां से भी वो बॉडी कहाँ चलेगी, ये जानने के लिए उसने फिर दर्शकों को क्या बांधे रखा, उत्सुकता में बांधे रखा। पूरी फिल्म आप देखना, वो एक बार भी आप देखोगे ना, दूसरी बार फिर आ रही होगी तो आपको मन करेगा फिर एक बार देख लेते हैं। कई बार ऐसा थोड़ी होता है उसमें कि एक बार ऐसा हुआ तो दूसरी बार चेंज हो जाएगी चीज, नहीं होती। लेकिन लोगों की उत्सुकता इसमें रहती है कि फिर एक छोटा छोटा पॉइंट दूसरी बार में लोग देखने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है, एक एक चीज हिसाब से बनी होती है, ठीक है। तो ये किसकी खासियत होती है, कहानीकार की। ये कहानीकार अगर इतनी सशक्त कहानी लिखता है ना, इतनी अच्छी वो कहानी लिख दे, तो फिर वो उस पर बन सकता है कुछ आगे अच्छा। तो ये उत्सुकता जो वहां पर चरम उत्कर्ष है, वो दृश्यम फिल्म की बात की मैंने, तो चरम उत्कर्ष है वहां पर। जब चरम उत्कर्ष क्या है, जब उस आईपीएस को पता लग जाता है कि यही है, इसने ऐसे ऐसे किया, जो इधर से उधर राउंड लेती है ना, वो चरम उत्कर्ष वाली वो आ गई सिचुएशन वहां पे कहानी में, है ना। तो इतना है कहानी का, इसको आप ध्यान से